महंगाई की दर बढ़ी है और जो ताजा आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक मंथ ऑन मंथ यानी महीना दर महीना बढ़कर खुदरा महंगाई दर 4.81% पर आ गई है। जून सीपीआई जो है 4.25% से बढ़कर 4.81% पर पहुंच गई है। दरअसल सब्जियों की कीमतों में उछाल आया है, जिसके चलते सब्जियों की महंगाई दर 8.18% जो है यहाँ पर माफ कीजिए -8.18% से बढ़कर -0.93% पर पहुंच गई है। खाद्य महंगाई दर 2.96% से बढ़कर 4.49% महीना दर महीना आधार पर दर्ज की गई। जून में खुदरा महंगाई दर 4.81% पर पहुंची है, जिसका अनुमान लगाया जा रहा था। अनुमान बेसिकली 4.6% का था, जो कि बढ़कर जो है वो 4.81% पर इस बार आया है। ग्रामीण महंगाई दर जो है वो 4.23% से बढ़कर 4.72% पर पहुंच गई है। शहरी महंगाई दर है जो 4.33% थी, उससे बढ़कर 4.96% महीना दर महीना आधार पर दर्ज की गई है। अब आईआईपी के आंकड़े भी आपको बता दें, देश का औद्योगिक उत्पादन मई में 5.2% दर्ज किया गया है। जो आईआईपी है यानी कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधार पर मापा जाने वाला औद्योगिक उत्पादन पिछले साल मई में 19.7% दर्ज किया गया था। एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार सालाना आधार पर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 20.7% से घटकर 5.7% दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार माइनिंग सेक्टर की जो ग्रोथ है वो 6.4% पर दर्ज किया गया है और सालाना आधार पर इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ 23.5% से घटकर 0.9% पर आ गया है। आइए अब आज जो कुछ नतीजे आए कंपनियों के उस पर एक नजर डाल लेते हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहे देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस के पहली तिमाही के नतीजे। अपनी अप्रैल से जून तिमाही के नतीजों का ऐलान टीसीएस ने कर दिया। इस दौरान कंपनी के नतीजे जी बिजनेस के अनुमान के मुताबिक ही रहे। तिमाही आधार पर टीसीएस का कंजो मुनाफा 11,392 करोड़ रुपए से घटकर 11,074 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 10,900 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। तिमाही आधार पर कंपनी की कंजो आय 59,162 करोड़ रुपए से बढ़कर 59,381 करोड़ रुपए रही है। पहली तिमाही में टीसीएस का जो मार्जिन है 24.5% से घटकर 23.2% पर रहा। टीसीएस ने 9 रुपए प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। उधर एक और टेक कंपनी एचसीएल टेक ने अपनी पहली तिमाही के नतीजों का आज ऐलान कर दिया। कंपनी के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं। तिमाही आधार पर एचसीएल टेक का कंजो मुनाफा 3,983 करोड़ रुपए से घटकर 3,534 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 3,860 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। कंपनी की जी बिजनेस के अनुमान से जो नतीजे हैं वो कम रहे हैं। अप्रैल से जून के दौरान एचसीएल टेक की कंजो आय 26,296 करोड़ रुपए रही, जबकि जी बिजनेस ने 26,750 करोड़ रुपए का अनुमान दिया था। कंपनी ने 10 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है। आइए बात करते हैं डिजिटल करेंसी की। दरअसल देश में डिजिटल करेंसी यानी ई रुपये को लोकप्रिय बनाने के लिए आरबीआई नया प्लान लेकर आ रहा है। आरबीआई का जो टारगेट है इस साल के अंत तक सीबीडीसी यानी ई रुपये के जरिए रोजाना 10 लाख के ट्रांजैक्शन का है। अब इस टारगेट को पूरा करने के लिए इस महीने के अंत तक जिन लोगों के पास सीबीडीसी वॉलेट हैं वो यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर पाएंगे। तो ई रुपये पर आरबीआई का जो प्लान है इसको जरा और विस्तार से समझते हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता एकता सूरी है। उससे पहले जरा ये बयान सुन लेते हैं। Point of time, what happens is you go, there is only one QR code. You swipe your QR code using your CBDC app. If the merchant has a CBDC account, the payment goes there.
If the merchant doesn't have it, it comes back to the merchant doesn't have it, they want to do a UPI. तो ई-रुपया का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो, एकता हमारे साथ है, उनसे ही जानते हैं। सीबीडीसी को एकता, इसको लेकर रिजर्व बैंक के प्लान क्या है? जरा आपने इस पर रिसर्च की है, ग्राउंड लेवल पर भी देखा है, क्या तैयारी चल रही है, इसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम जो आम पब्लिक है इसका किस किस काम में इस्तेमाल कर सकती हैं? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा कि आम पब्लिक किस किस काम में सीबीडीसी का इस्तेमाल कर सकती है। आरबीआई का टारगेट है कि सीबीडीसी यानी कि डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपया, जिस तरह से हम पैसे का लेन देन करते हैं और पैसे का अगर हार्ड कैश में लेन देन होता है तो उसमें एक अनोनिमिटी बनी रहती है, ऐसे ही सबसे बड़ा टारगेट ये है कि सीबीडीसी में अगर लेन देन हो रहा है तो उसकी अनोनिमिटी बने रहे। फिलहाल ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, लेकिन बहुत से लोगों को उनके बैंक्स की एक मैसेज आता है कि क्या आप सीबीडीसी का हिस्सा बनना चाहते हैं। जब एक कंज्यूमर वो एक्सेप्ट करता है, एक कस्टमर वो एक्सेप्ट करता है, तो सीबीडीसी वॉलेट का उसे एक्सेस मिलता है। आरबीआई का टारगेट ये है कि दिसंबर तक हर रोज उसमें 10 लाख की ट्रांजैक्शंस हो। अब 10 लाख की ट्रांजैक्शन करने के लिए तो सीबीडीसी रिटेल की जरूरत पड़ेगी। सीबीडीसी होलसेल भी है, सीबीडीसी रिटेल भी है। सीबीडीसी रिटेल आम पब्लिक के लिए, वहाँ पर अगर सीबीडीसी रिटेल का जो अगर इस्तेमाल हम करना चाहते हैं तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, किसी दुकानदार के पास जाते हैं, एक क्यूआर कोड होता है, अपने यूपीआई ऐप हम खोलते हैं, उस क्यूआर कोड को हम स्कैन करते हैं, पेमेंट हो जाती है। आरबीआई कह रहा है कि अगर आपके पास सीबीडीसी वॉलेट है तो वही क्यूआर कोड जो है आप स्कैन करेंगे। अगर मर्चेंट के पास भी सीबीडीसी वॉलेट है तो बिल्कुल रुपए की तरह यहाँ पर ट्रांजैक्शन होगी, जैसे हम हार्ड कैश में करते हैं, यहाँ पर डिजिटल कैश में करेंगे। अगर मर्चेंट के पास सीबीडीसी वॉलेट नहीं है तो एक मैसेज आ जाएगा कि ये जो ट्रांजैक्शन है सीबीडीसी के जरिए नहीं हो सकती है, इसलिए आप इसको चाहे अपने तरीके से करना चाहें, कैश देना चाहते हैं या यूपीआई के जरिए करना चाहते हैं, वो ट्रांजैक्शन दूसरे तरीके से पूरी होगी। यहाँ पर जो सीबीडीसी जो है रिटेल की अगर हम बात करें तो आरबीआई कह रहा है कि वो म्यूचुअल फंड्स हो गए, पेंशन स्कीम्स हो गई या फिर सेकेंडरी मार्केट हो गई, उसमें भी इसको टेस्ट कर रहा है। और होलसेल सीबीडीसी जो है उसका मेन पर्पस क्या होगा कि क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो जल्दी होंगी, वो सेफ होंगी। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए क्या होगा कि भारत का अपना एक सीबीडीसी है। एक एग्जांपल के तौर पे लेट्स से यूएस के सीबीडीसी के साथ हमें डील करना है, तो दोनों सीबीडीसीज को, यूएस की सीबीडीसी को भी और भारत की सीबीडीसीज को भी आपस में कम्युनिकेट कर पाए तो आसानी से क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस होंगी। यहाँ पर बहुत से पायलट फेज में ये सीबीडीसी करेंसी टेस्ट की जा रही है। सैलरी अकाउंट्स जो हैं वो भी डिजिटल करेंसी के रूप में कैसे चल सकते हैं ये भी टेस्ट किया जा रहा है। तो डिजिटल करेंसी जो है वो एक बहुत बड़ी उसके यूज केसेस हैं। इसको लोग यूपीआई से कंफ्यूज ना करें, क्योंकि यूपीआई जो है वो एक पेमेंट मोड है, जबकि ये इटसेल्फ एक करेंसी है। जो नोट हम आपस में लेन देन करते हैं उस करेंसी को आप इमेजिन कर लीजिए डिजिटल फॉर्म में होगा। तो ये बहुत से यूज केसेस हैं और बहुत से यूज केसेस आने वाले दिनों में हमारे सामने भी आएंगे, क्योंकि आरबीआई उन सबको अभी टेस्ट कर रहा है। स्वाति, बिल्कुल, तो आने वाले समय में हम जल्दी देख पाएंगे कि ई-रुपया जो कि डिजिटल करेंसी है आरबीआई की तरफ से, उससे कंपनियां सैलरी भी दे सकेंगी, शेयर बाजार में इसके जरिए निवेश किया जा सकेगा। तो ये पूरा जो इस प्लान है उस पर काम चल रहा है। इस पर जानकारी देने के लिए एकता बहुत धन्यवाद आपका। आइए अब बात करते हैं आज की कवर स्टोरीज की। कल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। यह हादसा गलत साइड से आ रही बस की वजह से हुआ। बस और एसयूवी की टक्कर में एक ही परिवार के 6 लोगों की जान चली गई। इस हादसे के बाद एक बार फिर से सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हाई स्पीड के बाद सबसे ज्यादा मौतें गलत दिशा में वाहन चलाने से होती हैं। ये आंकड़े भी सड़क परिवहन मंत्रालय के ही हैं। दरअसल एक्सप्रेसवे पर अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इस स्पीड में अगर कोई गाड़ी सामने या गलत दिशा से आ जाए तो उससे टक्कर होने की आशंका काफी ज्यादा हो जाती है। यही नहीं, तेज स्पीड में अचानक ब्रेक लगाने पर भी हादसा होना तय माना जाता है। और ठोस कानून नहीं होने से गलत दिशा में वाहन चलाने वालों की संख्या कम नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सड़क पर होने वाली मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण
गलत दिशा में वाहन चलाना है, यानी रॉन्ग साइड ड्राइविंग। कुछ आंकड़ों से आपको रूबरू कराते हैं। साल 2017 से 2021 के आंकड़े यही बताते हैं। साल 2017 में रॉन्ग साइड के चलते 19,148 सड़क हादसे हुए, जिसमें 30,124 लोग घायल हुए। 2018 में 24,781 हादसे हुए, 24,100 लोग लगभग इसमें घायल हुए। इसी तरह 2019 में 24,431 हादसों में 24,628 लोग घायल हुए। साल 2020 की बात कर लें, 20,228 हादसों में 19,421 लोग घायल हुए। फिर साल 2021 में 21,491 हादसों में 20,351 लोग घायल हुए। रॉन्ग साइड के चलते हुए हादसों में मौत के आंकड़े भी कम नहीं हैं, और ये आंकड़े भी हम आपको पिछले 5 साल के बताते हैं। 2017 में 9,527 मौतें रॉन्ग साइड से आ रही गाड़ी के वजह से हुई दुर्घटना में हुई है लोगों की। 2018 में मरने वालों का आंकड़ा 8,764 बताया गया। साल 2019 में ये आंकड़ा 9,201 पहुंच गया। फिर साल 2020 में कुछ कम हुआ, जो कि 7,332 था। शायद ये भी एक बड़ी वजह थी कि उस समय लॉकडाउन था, कोविड का टाइम था। फिर 2021 में एक बार फिर से हमने देखा हादसों में वृद्धि हुई, और ये जो आंकड़े थे मरने वालों के वो 8,122 पहुंचे, जो कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग से मौत के आंकड़े बताते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने साल 2022 के आंकड़े फिलहाल जारी नहीं किए हैं। तो गलत दिशा में वाहन चलाने पर क्या कानून है, इसे भी समझ लीजिए। दरअसल सड़क पर गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर महज 500 रुपए से 1,000 रुपए का जुर्माना लगता है, या फिर 3 महीने तक की जेल का प्रावधान। लेकिन ज्यादा चालान नहीं होने से लोग ऐसी गलतियां बार बार करते हैं। गलत दिशा में गाड़ी चलाने वाले लोग खुद की जान को तो खतरे में डालते ही हैं, वहीं सही दिशा से आ रहे लोगों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। और सड़क हादसे के पीछे कुछ ऐसे कारण हैं जिससे हादसे लगातार होते रहे हैं, जैसे कि जिसमें शराब पीकर गाड़ी चलाना, कुछ किलोमीटर की यात्रा से बचने के लिए रॉन्ग साइड चलना, यातायात नियमों को सख्ती से लागू नहीं करना। तो आखिरकार क्या इस समस्या का समाधान है? क्या कुछ ऐसे कड़े नियम कानून होने चाहिए, कड़ा जुर्माना होना चाहिए, जिससे कि हम ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ ऐसे हादसे फिर से ना देखें? इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है, उनका परिचय करा देते हैं। एल.एन. राव, पूर्व डीसीपी, दिल्ली पुलिस। राव सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया 360 डिग्री में हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। सर, ये जो हादसा अभी हाल ही में हमने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का देखा, बहुत ही दर्दनाक भयावह है, लेकिन ये कई सवाल छोड़ जाता है सर। ऐसे हादसे हमने देखा अमूमन रोज होते हैं, क्योंकि आंकड़े तो यही बताते हैं कि किस तरह लोगों की मौत इन हादसों में हो जाती है। सर, क्या वजह है कि हम इतना टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए, शानदार सड़कें, शानदार एक्सप्रेस हमने बनाया, स्पीड भी गाड़ियों की बढ़ा दी, फिर भी ऐसे भयानक हादसे आज की तारीख में भी हो रहे हैं? देखिए रैना जी, ये बहुत ही दर्दनाक एक घटना है जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की जान चली गई, वो भी धार्मिक स्थल पर जाते वक्त उनकी। ये जितना भी उनके साथ संवेदना से पेश किया जाए, बहुत ही एक हम संवेदना करते हैं, हम सभी आपके दर्शक भी। ये वजह जानना जरूरी है कि देखिए, सड़क के नियम बनाना और वो सरकार का काम है, वो बना दिए हैं। उसके बाद पालन करना हम सब लोगों का काम है। मैं समझता हूँ कि हमारी अपनी जो मानसिकता है, जैसे आपने अभी बताया कि इसी एक्सीडेंट में थोड़े से कुछ किलोमीटर दूर अगर ये सही रास्ते पे जाते, सही अपनी दिशा में एक बस जाती, तो शायद ये हादसा टल सकता। लेकिन उन्होंने गलत रास्ता चुना, रॉन्ग वे में लेकर आए, रॉन्ग कैरिज वे में लेके आए। और क्योंकि जो एसयूवी चला रहे थे उनको तो मालूम था कि हम सीधे जाएंगे, लेकिन अचानक बस अगर आगे आ गई है तो उनकी कोई गलती इसमें नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो आदमी इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं कि हमने कानून का पालन करना ही नहीं है, इसमें भी कोई डाउट नहीं कि हमारा कानून इतना ज़्यादा सख्त नहीं है, लेकिन हमारे देश की परिस्थितियों को देखते हुए ठीक है कानून है, लेकिन हम क्यों ना अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन जिसे कहते हैं, अपना खुद को क्यों नहीं हम सेल्फ डिसिप्लिन करते हैं। अब देखिए, इस केस के अलावा अगर हम और आगे बढ़ें तो यह है कि हम कभी भी कोई आदमी स्पीड ब्रेकर की बात, अगर स्पीड की बात करते हैं, अभी मैं 2017 की बात करता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 4 वायलेशंस के ऊपर बड़ा सख्ती से उन्होंने कहा था कि स्पीड ओवर स्पीडिंग, यानी कि किसी स्पीड लिमिट से ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, फ़ोन करते हुए, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए गाड़ी चलाना,
और रेड लाइट जंपिंग के दौरान गाड़ी चलाना रेड लाइट के होते हुए। तो ये 4 नियमों, जो 4 वायलेशन थी, उनके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि चालक का लाइसेंस 3 महीने के लिए रद्द कर दिया जाए कम से कम। अगर वो दोबारा रिपीट करता है उसको, तो उसके बाद कैंसिल कर दिया जाए उसको। पहले 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाए, उसको गाड़ी चलाने कोई राइट नहीं होगा। उसके बाद 3 महीने के बाद दोबारा कोई ऐसी बात का वही आदमी करता है तो उसको सदा के लिए उसका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। ये डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। और इसमें ये इसकी शुरू में काफ़ी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने बहुत कुछ कैसा किया, लेकिन अभी धीरे धीरे ढिलाई होती जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि कानून व्यवस्था बनाने वाले या नियमों का पालन करवाने के लिए जो पुलिस है या एनफोर्समेंट एजेंसी है, उनको भी चाहिए कि सीरियसली इन चीज़ों पर ध्यान दें। और जो भी आदमी कोई ऐसा वायलेशन करता है तो किसी प्रकार की कोई रियायत ना बरती जाए। आप हमारे देश में तो बहुत, अगर किसी आदमी को वायलेशन करता पकड़ा जाएगा तो हाँ। कोई या तो कोई किसी का फ़ोन करने की बात करेगा या पैसे देने की बात करेगा। वो सब चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि फॉरेन कंट्री में हम जाते हैं, बिल्कुल हम सीधा काम करते हैं, बिल्कुल हम कानून मानते हैं। जब हम फॉरेन कंट्री में मान सकते हैं तो अपने देश में क्यों नहीं मान सकते? राव सर, क्योंकि जब एनफोर्समेंट की बात होती है, जैसा आपने जिक्र किया था, वो प्रॉपरली इन प्लेस ना होना, लोगों की लापरवाही, ये दोनों साइड की गलती है। मैं क्योंकि इस इंसिडेंट की क्योंकि बात ही हुई है, इसमें सर हुआ ये था, जो वहां पर जानकारी से पता चलता है कि बस उल्टी दिशा में 8 किलोमीटर तक चली है। मतलब 8 किलोमीटर का सफर मानिए उस बस ने कुछ डिपेंडिंग अपॉन उसकी स्पीड 5 या 7 मिनट में अगर पूरा किया होगा। मतलब उस पूरी रोड पर क्या एक भी ट्रैफिक पुलिस की तैनाती ना होना या विजिलेंस टीम की मॉनिटरिंग ना होना, ये भी बहुत बड़े सवाल खड़े करता है सर, कि हमारा जो विजिलेंस है, हम जो टेक्नोलॉजी अभी यूज कर रहे हैं ऐसी सड़कों पर, वो भी इतने अभी बने हुए एक्सप्रेस वे पर सर, जिसमें 120 से कम आप स्पीड रख ही नहीं सकते हैं। तो विजिलेंस टीम में सर कोई कमी है, इन्फोर्समेंट में कमी है क्या? हमें टेक्नोलॉजी और इतनी ज्यादा दुरुस्त करनी चाहिए क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल का अब समय आ गया है, जिससे कि कम से कम सर्वेलेंस हो पाए, और अगर ऐसा लगे कि कोई भी गाड़ी उल्टी दिशा में या कोई ट्रैफिक रूल का वायलेशन कर रही है, उससे समय रहते रोक दिया जाए, जिससे ऐसी घटनाएं हो ही ना पाए। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये एटलीस्ट हम कैलकुलेट करें स्पीड के हिसाब से भी कम से कम 7-8 मिनट तक ये गाड़ी उल्टे दिशा में चली है। और ऐसी जो रोड बनी है, हाईटेक रोड है वो, उस पर सीसीटीवी कवरेज हर जगह पर है। पूरी रोड मैं समझता हूँ सीसीटीवी से कवर्ड है, लेकिन सीसीटीवी से कवर होने के बावजूद भी ये हादसा रुका क्यों नहीं? उसकी वजह मैं बताता हूँ कि सीसीटीवी खाली रिकॉर्ड कर रहा है, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। जो कि हमारा जो हम कह रहे हैं विजिलेंस टीम ऐसी होनी चाहिए जो राउंड द क्लॉक हर जगह को मॉनिटरिंग करे, लेकिन इतना बड़ा संभव नहीं हो सकता कि हर एक सीसीटीवी को हम इसको मॉनिटर करें। सीसीटीवी जो लगे हुए हैं उनका सिर्फ यही है कि अगर इंसिडेंट का बाद में हो गया तो कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मदद करते हैं। मैं समझता हूँ प्रिवेंटिव मेजर करने के लिए, यानी कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए सीसीटीवी में डेफिनेटली आपने कहा कि अभी ज़माना आ गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इससे समय रहते पता लग जाए कि ऐसा कुछ कहीं हो रहा है तो तुरंत उसको वहाँ की इन्फोर्समेंट टीम फटाफट करके उसको रोके और उसको पकड़े, उसको चालान करे, एग्जीक्यूशन करे उसको। और हैवी जो मैंने अभी मोटर व्हीकल एक्ट हमारा बना है उसमें फाइन काफ़ी हैवी है, अगर वो भी फाइन किया जाए। दूसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं समझता हूँ, ऐसे घटना करने के बाद हमें एक लोगों को लेसन भी देना चाहिए। जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें बड़ा हैवी फाइन होना चाहिए, और इंश्योरेंस भी ऐसे वाहन का इसको नहीं होना चाहिए कि दोबारा ऐसे एक्सीडेंट जो करता है सीरियसली ऐसे वायलेशन के बाद। एक होता है नॉर्मल एक्सीडेंट, एक दिशा में जा रहे हैं वहीं कहीं कहाँ गलती से एक्सीडेंट हो जाता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये तो जानबूझकर किया हुआ एक्सीडेंट है, ये मैं सिंपल एक्सीडेंट की कैटेगरी में इसको नहीं डालूंगा। एक ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी कि 304 IPC की धारा के अंदर ये केस आना चाहिए। अगर अभी तक पुलिस ने 304 IPC नहीं लगाई तो इसमें डेफिनेटली, क्योंकि ड्राइवर को ये मालूम है कि रॉन्ग साइड में चला रहा हूँ तो इससे किसी की जान जा सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है कि सड़क में इतनी तेज़ी से अगर वो बस को चला रहा है रॉन्ग साइड में, आगे आने वाली कोई भी स्पीड उसको थोड़ी मालूम है कि रॉन्ग साइड से कोई बस आ जाएगी। तो ये नॉलेज जिसे कहते हैं हमारे IPC में, भारतीय दंड संहिता में नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि वो अगर ऐसा कोई काम करे जिससे आदमी किसी की मौत हो सकती है, इंजरी हो सकती है, तो वो इसकी कैटेगरी में इसको लाना चाहिए। सिंपल एक्सीडेंट में तो सिर्फ 2 साल सजा है, 304 IPC लगी तो कम से कम 10 साल की सजा इस आदमी को होगी। इससे लोगों को लेसन मिलेगा। राव सर, आपने अपनी बात में
कुछ समय पहले खुद ही बोला कि ऐसे हादसों में कई बार अंडर द टेबल सेटलमेंट के जरिए कई लोग छूट जाते हैं। अब माने कोई ऐसा केस है, कोई छोटा ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर, उससे हादसा हुआ है, उस पर 500,000 रुपए का जैसे जुर्माना लगा दिया, उसको 3 महीने के लिए जेल में भी भर दिया, वो कितना ही नेगोशिएट कर पाएगा। हमने ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस भी देखे हैं सर, जहां पर तुरंत सेटलमेंट करके मामले को सुलटा दिया जाता है। मैक्सिमम सजा आपने कहा 10 साल होनी चाहिए, लेकिन डेटरेंट क्या हो? मतलब चाहे छोटा से छोटा एक्सीडेंट हो या बड़ा सा बड़ा वायलेशन हो, इसमें क्या एक मैक्सिमम अधिकतम सजा, एक बड़ा जुर्माना होना जरूरी है? क्या धारा बदल देनी चाहिए ऐसे किसी इंसिडेंट के लिए? अब देखिए, धाराएं हमारे कानून में बिल्कुल निश्चित तौर पे पूरी धाराएं हैं, धारा में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन उसको लगाने की ज़रूरत है, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, उसके रिजल्ट लाने की ज़रूरत है। इसमें जैसे 304A IPC की धारा लगती है सिंपल एक्सीडेंट में, जो अनजाने में किसी से हो जाता है, वो 2 साल की मैक्सिमम सजा है, थोड़ा जुर्माना भी है उसमें। लेकिन अगर जानबूझ के इस प्रकार से एक्सीडेंट किया जाए जैसा इस केस में है, और पीछे लगे थे अभी आपको अगर याद होगा, BMW हिट एंड रन केस हुआ था, उसमें 304 धारा लगी थी, उसमें कई सालों तक जेल में रहा था, और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी का वो बेटा था। और इसी प्रकार से और भी कई एक कैसे BMW केस हुआ था, और एक और वो मर्सिडीज हिट एंड रन केस हुआ था, कई केसेस दिल्ली में हुए हैं, उनमें सब में 304 की धाराएं लगी हैं, और उसमें सख्ती से उनकी जमानत भी नहीं। 304 की धारा लगने के बाद बेल नहीं हो सकती है काफ़ी दिनों तक, तो वो एक डेटरेंट इफेक्ट है। और पैसे का जुर्माने से मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जुर्माने के साथ साथ ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जिस गाड़ी ने इस प्रकार का एक्सीडेंट किया उसका परमिट रद्द कर देना चाहिए, और उसके बाद जब तक केस चले तब तक कोई गाड़ी मतलब ऑफ रोड हो जाएगी तो उसके मालिक को पता चलेगा। ड्राइवर्स की जो ब्रीफिंग है, ड्राइवर्स की ट्रेनिंग है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए कि बहुत से ड्राइवर्स को नहीं पता है कि ऐसे हाईवे पे जो सबसे राइट साइड में फर्स्ट लेन जिसको कहते हैं, उसमें ओवरटेकिंग के लिए ही वो लाइन होती है। लेकिन आप जाके देखिए कहीं भी जयपुर हाईवे और दूसरे किसी भी हाईवे पे जाएंगे, आप चंडीगढ़ जाएंगे, तो ट्रक वाले बिल्कुल फर्स्ट लेन में चलाते हैं, जबकि उनको वो लेन ही नहीं है। तो लेन ड्राइविंग की सेंस भी बहुत ज़रूरी है, तो वो भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि बहुत ही एक कंसोलिडेटेड एफर्ट्स होना चाहिए हमारा, कानून को मनवाने के लिए, लोगों को शिक्षित करना, उसके बाद जो नहीं मानता है तो उनके ऊपर हैवी पेनल्टी करना, सजा दिलवाना, और उनके इसके अलावा हैवी इसमें इंश्योरेंस का अमाउंट हैवी करना, और उनका लाइसेंस रद्द करना, और उनका जो कमर्शियल गाड़ी है तो उनका परमिट रद्द करना। ये सब चीज़ें ऐसी होनी चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि ऐसा गलत करने से उनके साथ ऐसा हो सकता है। यस राव सर आपने काफी डेटरेंट पॉइंट्स बताए। इसमें मिसमैनेजमेंट भी काफी बड़ा रोल शायद रखता है। अब एक छोटा उदाहरण है कि कई बार जो रोड साइंस होते हैं सर, मानिए एक तिराहा है या चौराहा है, अब कोई एक सिंगल लेन से आ रहा है, उनको लेफ्ट राइट या सीधा लेना है, कई बार साइन बोर्ड सर ऐसी जगह पर रख दिए जाते हैं कि वो जो व्यक्ति है, ड्राइवर, वे ऑलरेडी उस लेन में चले जाते हैं, उनको बाद में पता चलता है उन्होंने तो गलत लेन ले ली। और हमने खुद देखा है कि लोग 1-1 किलोमीटर तक यू टर्न लेते हुए आते हैं उस करेक्ट लेन में जाने के लिए। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी मिसमैनेजमेंट्स है सर, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? लोगों का अपना दायित्व तो है ही, लेकिन ऐसे रोड्स को, ऐसे रूट्स को आइडेंटिफाई करना, साइन बोर्ड सही जगह पे लगाना, बैरियर सही जगह पे लगाना। कई लोग गलत बैरियर की गलत साइड पर चले जाते हैं, उनको लगता है कि मुझे तो लेफ्ट लेना था, बैरियर के राइट में, अब सीधा जाना पड़ेगा तो लंबा, तो क्यों ना यू टर्न ही ले लूं। तो कुछ जो ऐसे छोटे छोटे जो पॉइंट्स है, चेक पॉइंट्स है, इसको ठीक में रखने के लिए किस तरीके से रिफॉर्म किए जा सकते हैं सर? हम तो बड़े शहरों की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे शहरों में तो ये करना भी काफी मुश्किल है। तो इसमें कुछ सख्त कदम लेने की जरूरत है। देखिए बिल्कुल, ये जो सिविक अथॉरिटीज़ है जिनका ये काम है साइनेजेस लगाना, रोड की डिवाइडिंग लाइन करना या लेन बनाना, ये सारा सिविक अथॉरिटीज़ का काम है। उनको अपना काम बखूबी करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर फॉरेन कंट्री से हम बात करते हैं, रोड तो हमने फॉरेन कंट्री लेवल के बना दिए हैं, इंटरनेशनल लेवल के, लेकिन हमारा साइनेजेस है वो बिल्कुल आपने सही कहा, कई जगह साइनेज दिखते नहीं, कई पेड़ की पत्तियों के छू जाते हैं, कई छोटे इतने होते हैं कि पढ़ नहीं पाते हैं। जब इतनी स्पीड में गाड़ी जाती है तो साइनेज का साइज भी बड़ा होना चाहिए, ताकि और पहले से होना चाहिए। ये नहीं है कि जहाँ पे हमें बाहर निकलना है सड़क से, उसके नज़दीक जाके साइनेज है तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसको कम से कम आधा किलोमीटर पहले या 1-2 जगह हो कि अगर लेफ्ट में जाना तो ये आपको पहले से इंडिकेशन हो। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सिविक अथॉरिटीज़ जो रोड को मेंटेन करती हैं, रोड को बनाती हैं। इसके साथ साथ ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम आपने कहा कि ये भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी का काम है।
तो हम खाली लोगों पे दोष ना डालकर उसमें भी देखें कि जहाँ कहीं कमी है तो वहाँ का सुपरवाइजरी लेवल उन सब कमियों को दूर करने की कोशिश करे। और कोई आदमी डिफ़ॉल्ट करता है, जानबूझकर करता है, तो उनके ऊपर भी सख्ती से की जाए। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, सिविल अथॉरिटीज़ का काम है जो रोड को मेंटेन करते हैं और इस प्रकार से जो रोड्स की साइनेज को देखते हैं और लेन्स को बनाते हैं। ऐसा भी कई बार देखा जाता है कि कई बार ऐसा है कि जो आदमी अगर कहीं सीधा हाईवे पे चढ़ना है, वहाँ पे चढ़ने का रास्ता नहीं तो उल्टा रास्ते से लेके जाते हैं, तो वो भी वहाँ पर सीसीटीवी लगाएं और जितनी गाड़ियाँ जाती हैं ऐसे उल्टा जाने के लिए और रोंग वे में, रोंग कैरिज वे में जाते हैं, उन सब का फ़ोटो लेने के बाद में उनके घर पे चालान भेज देना चाहिए। और वो सारी चीज़ फिर जब लोगों को लगेगा कि कलर फोटो के साथ में चालान घर में आ रहे हैं तो धीरे धीरे हो सकता है कि उनको ये रोकने के लिए उनको लगे कि हाँ वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी अपनी रिस्क तो है लाइफ का, दूसरे लोगों के लाइफ का रिस्क भी है। अब ये मान लो बस वाली बात मैं कह रहा हूँ, इसमें अगर बस वाले का साथ में एसयूवी की टक्कर ना होती, किसी बहुत बड़े टैंकर की या बहुत बड़े ट्रेलर की टक्कर होती तो बस का आदमी मर जाता। तो ऐसा नहीं है कि वो जो गलत काम कर रहा है वो खुद नहीं रिस्क में डाल रहा है, अपनी लाइफ को भी रिस्क में डाल रहा है, दूसरों को तो डाल ही रहा है। तो ये सब चीजें मैं समझता हूँ सब कंसंट्रेटेड एफर्ट्स होने चाहिए सिविक अथॉरिटीज के, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के और हमारे सब के। हम अपना सेल्फ डिसिप्लिन वाली बात करें, हम ये सब चीज़ें मिलाकर अगर करें तो हम शायद आगे इस काम में हम तरक्की कर सकते हैं और इस जो बुराई को जो इस प्रकार से लोगों की जान जा रही है उससे हम बचाया जा सकता है। जी धन्यवाद करेंगे एलन राव सर हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। आइए अब आपको शेयर बाजार का आज का अपडेट दें। 2 दिनों की तेजी के बाद बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली, जिसके चलते आज बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 200 अंकों से ज्यादा टूटकर 65,394 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 55 अंकों की गिरावट रही, जबकि बैंक निफ्टी 106 अंक फिसलकर 44,639 के स्तर पर बंद हुआ। आज के ट्रेड में बैंकिंग, आईटी, मेटल्स, एनर्जी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि फार्मा, एफएमसीजी, रियल एस्टेट और ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयर तेजी के साथ बंद हुए। और मार्केट में आज सबसे ज्यादा एक्शन कहां पर देखने को मिला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे। देखिए बाजार में आज दिन भर अगर आप देखेंगे तो एक सीमित दायरे में उतार चढ़ाव देखने मिला, लेकिन आखिरी आधे घंटे में जो बिकवाली आई उसके चलते हम लाल निशान में बंद हुए हैं। ग्लोबल मार्केट जो थे वो बाजार के लिए सपोर्टिव थे, लेकिन हमारे क्यूज जो थे कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट बाजार पे देखने मिला और खासकर आखिरी आधे घंटे में जो बिकवाली आई है उसके चलते ज़्यादा गिरावट आपको जो है आज बाजार में देखने मिली है। लेकिन काफ़ी सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो आज देखने मिला। निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनियाँ आज यहाँ पे लीड कर रही थी। ओएनजीसी निफ्टी का टॉप गेनर था, वहीं आयशा मोटर्स, नेस्ले, कोटक बैंक जैसे स्टॉक से जहाँ पे खरीदारी हुई। गिरावट थी अडानी एंटरप्राइजेस में, अल्ट्राटेक, इन्फोसिस, बीपीसीएल जैसे काउंटर से जहाँ पे 1 से 1.5% के आसपास की गिरावट देखने मिली। वहीं काफ़ी सारे स्टॉक्स खबरों के चलते आज फोकस में थे। सबसे पहले ये जो गेमिंग स्टॉक्स है वहाँ पे आज सबसे ज़्यादा धुलाई देखने मिली, क्योंकि जीएसटी जो 28% किया गया उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर इसका देखेंगे तो यहाँ पे डेल्टा कॉप में हुआ है। 20% से ज़्यादा गिरावट इस काउंटर में देखने मिली। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टॉक्स थे जहाँ पे तेज़ी थी। एक्सचेंजेस यानी कि बीएसई लिमिटेड, सीडीएसएल, एमसेक्स जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी तेज़ी थी। माजगा डॉग फिर से एक बार तेज़ी इस काउंटर में देखने मिली। प्रीमियर एक्सप्लोसिव लगातार दूसरा दिन था जहां यहाँ पे आपको अपर सर्किट देखने मिला है। इसके अलावा एचडीएफसी लिमिटेड आज निफ्टी में या फिर आज मार्केट में अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक का आखिरी दिन था और हल्के दबाव के साथ ये भी बंद हुआ है। कल से ये स्टॉक ट्रेड नहीं होगा क्योंकि एचडीएफसी के साथ मर्जर के चलते, और एचडीएफसी बैंक भी अगर आप देखेंगे तो हल्के लाल निशान में ही बंद हुआ है। इनफैक्ट एलटीआई माइंटी, जेएसडब्ल्यू स्टील जो इनको निफ्टी और सेंसेक्स में रिप्लेस करने वाले हैं, उन स्टॉक्स में भी दिन के दौरान थोड़ा बहुत दबाव ही देखने मिला। इन स्टॉक्स के अलावा जहाँ पे आज फोकस था, जहाँ पे गेनर्स की लिस्ट में जो शामिल थे मिड कैप्स में खासकर अगर आप देखेंगे तो लॉयड मेटल, एनसीसी, पेटीएम, जेबी केमिकल जैसे स्टॉक्स है जहाँ पे खरीदारी थी। बिकवाली हुई है टूरिज्म फाइनेंस, इंसेक्टिसाइड, फिनो पेमेंट बैंक और कार्ट्रेड जैसे काउंटर्स जहाँ पे गिरावट देखने मिली है। तो स्टॉक स्पेसिफिक तेज़ी और गिरावट भी काफ़ी सारे स्टॉक्स में देखने मिले, लेकिन खबरों का इम्पैक्ट काफ़ी सारे स्टॉक्स में देखने मिला। और हमारे मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो आखिरी घंटों में जो बिकवाली आई है उसके चलते लाल निशान में बंद हुआ है। और देख लेते हैं कि अमेरिकी बाजारों का क्या है इस वक्त हाल। तो अमेरिकी बाजारों में अच्छी हरियाली देखने को मिल रही है। आपको बताएं कि
यूएस में महंगाई के आंकड़े भी आने वाले हैं। उससे पहले हम अभी फिलहाल अमेरिकी बाजार में तेजी देख पा रहे हैं। डाउ जोन्स लगभग 0.1% की बढ़त के साथ ग्रीन निशान में है। 1% की बढ़त S&P 500 में देखने को मिल रही है और नैस्डैक में भी 1.5% तक की तेजी अभी हम देख पा रहे हैं। HDFC के शेयरों की ट्रेडिंग का आज आखिरी दिन था। HDFC का HDFC बैंक में मर्जर हो चुका है। अपने 45 साल के इस सफर में HDFC के स्टॉक ने निवेशकों को मालामाल किया। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सपा बागी वफा में, रहे न रहे। आइए बात करते हैं HDFC की डी लिस्टिंग से इंडेक्स में क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, उसकी क्या होगा इंडेक्स और इसके वेटेज पर असर, बता रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे। देखिए फाइनली 45 साल बाद कल से HDFC लिमिटेड जो है वो आपको बाजार में नज़र नहीं आएगा। दरअसल HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक के विलय के चलते HDFC लिमिटेड में ट्रेडिंग का आज आखिरी दिन था और कल से स्टॉक जो है वो डिलिस्ट हो जाएगा और इसके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है सब के सब आज ही खत्म हो चुके हैं। नो डाउट HDFC लिमिटेड के अगर आप देखेंगे तो हर 25 शेयर के लिए HDFC बैंक के करीब 42 शेयर जो है वो दिए जाएंगे। साथ ही साथ HDFC बैंक जो नई मर्ज्ड एंटिटी होगी उसमें 100% शेयर होल्डिंग जो है वो दरअसल पब्लिक शेयर होल्डर्स की होगी और इसमें HDFC लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं उनका करीब 40-41% के आसपास का हिस्सा होगा। और HDFC लिमिटेड के डिलिस्ट होने के चलते काफ़ी सारे बदलाव जो है वो आपको मार्केट में भी देखने मिलेंगे, क्योंकि HDFC लिमिटेड निफ्टी 50 का हिस्सा था और अब ये डिलिस्ट होकर बाहर चला गया तो इसकी जगह LTI माइंडट्री लेने वाला है। सिर्फ यही नहीं, काफ़ी सारे और इंडाइसेस में ये था जहाँ से अब दूसरे स्टॉक्स को जगह मिल जाएगी, जैसे कि निफ्टी 100 में JSPL शामिल हो जाएगा, मैनकाइंड फार्मा शामिल हो जाएगा, निफ्टी 500 में भी मैनकाइंड फार्मा शामिल होगा, निफ्टी नेक्स्ट 50 में क्योंकि LTI माइंडट्री अब निफ्टी 50 में है तो वहाँ पे JSPL को जगह मिल गई। इसके अलावा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में LIC हाउसिंग फाइनेंस को जगह मिली है। BSE सेंसेक्स में अगर आप देखेंगे सेंसेक्स 30 में तो वहाँ पे HDFC लिमिटेड बाहर जा रहा है तो इसके जगह JSW स्टील को मिल गई। BSE 500 में JBM ऑटो, BSE सेंसेक्स 50 में अपोलो एंटरप्राइजेस और सेंसेक्स नेक्स्ट 50 में अगर आप देखेंगे तो जोमेटो को जगह मिली है। अब देखिए ये काफ़ी सारे जो बदलाव हुए हैं उसके चलते काफ़ी सारे वेटेज जो है उसमें भी बदलाव होगा। अब अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक में HDFC बैंक वैसे भी वेटेज अच्छा खासा था, 26% के आसपास का, 27% के आसपास का, ये अब बढ़ के करीब 29.1% हो जाएगा। और देखिए जाहिर सी बात है वेटेज बढ़ेगा तो कुछ इन्फ्लोज भी आएंगे, करीब 500 से 600 करोड़ के आसपास के इन्फ्लोज जो है स्टॉक में आ सकते हैं। अब HDFC बैंक जो मर्ज एंटिटी है वो काफ़ी बड़ी एंटिटी होगी और निफ्टी 50 में अगर आप देखेंगे तो इसका वेटेज अच्छा खासा होगा। सबसे ज़्यादा वेटेज इसका होने वाला है करीब 14.4% के आसपास का। इनफैक्ट दुनिया के अगर आप देखेंगे मोस्ट वैल्यूड बैंक्स में ये चौथे नंबर पर पहुंच जाएगा। तो ये बड़े बदलाव जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ होने वाले हैं। इनफैक्ट इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप के लिहाज से रिलायंस के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी जो है वो HDFC बैंक बनने वाली है। और जाहिर सी बात है यहाँ पे वेटेज इनका बढ़ रहा है तो काफ़ी सारी कंपनियों का वेटेज घटेगा। इसमें इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, AU, ICICI बैंक, SBI, ये तमाम वो बैंक है जिनका वेटेज जो है थोड़ा बहुत घटते हुए नजर आएगा। अब LTI माइंडट्री क्योंकि निफ्टी 50 का हिस्सा बन रहा है तो इसका वेटेज निफ्टी 50 में करीब 0.5% के आसपास होगा और करीब 800-900 करोड़ के आसपास के इन्फ्लोज जो है स्टॉक में आ सकते हैं। JSPL ये क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा बनेगा तो करीब 250 करोड़ के आसपास के इन्फ्लोज इसमें आ सकते हैं। JSW स्टील सेंसेक्स 30 का हिस्सा बन रहा है तो इस स्टॉक में भी करीब 1200 करोड़ के आसपास के इन्फ्लोज आ सकते हैं और करीब 0.9% के आसपास का वेटेज जो है इस काउंटर का BSE सेंसेक्स 30 में होगा। तो काफ़ी सारे बदलाव आपको यहाँ पे स्टॉक मार्केट्स में इंडाइसेस में देखने मिलेंगे और उसके चलते काफ़ी सारे इनफ्लोज आउटफ्लोज आ सकते हैं। लेकिन HDFC लिमिटेड जो कि इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का, सबका एक फेवरेट स्टॉक था, ये अब कल से ट्रेड नहीं होने वाला है। HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड के विलय के चलते इसकी डीलिस्टिंग हो रही है। लेकिन इस पूरे मर्जर से एक बड़ी एंटिटी जो बन रही है HDFC बैंक, अब सबकी उस पर नज़र होगी क्योंकि साइज़ के हिसाब से भारत की एक बड़ी कंपनी जो है वो अब आपके सामने होगी।
मार्केट रेगुलेटर सेबी बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। इसका फायदा करीब 20 लाख निवेशकों को मिल सकता है। सेबी ने इसको लेकर स्टेक होल्डर्स के साथ शुरुआती चर्चा भी शुरू कर दी है। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार। मार्केट रेगुलेटर सेबी निवेशकों को डीमैट चार्जेस से जुड़े खर्चों को लेकर के राहत की खबर दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि जो बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट होते हैं, जिनकी लिमिट अभी 2 लाख रुपए तक है, यानी 2 लाख रुपए तक इक्विटी या 2 लाख रुपए तक और 2 लाख रुपए तक डेट अगर किसी के डीमैट अकाउंट में है तो उसको बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट माना जाता है, जिस पर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज केवल 100 रुपये लगते हैं। तो इस लिमिट को, जो 2 लाख की लिमिट है, कि इसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया जाए, यानी 5 लाख रुपए की डेट सिक्योरिटीज़ और 5 लाख रुपए की इक्विटी सिक्योरिटीज़ अगर किसी के खाते में रहती हैं तो उसको बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट माना जाए। या एक चर्चा ये भी है, इस बात पर भी है कि 10 लाख रुपए की कंबाइंड लिमिट कर दिया जाए और इसमें डेट और इक्विटी के साथ म्यूचुअल फंड को भी जोड़ दिया जाए। अगर ये प्रस्ताव पास होता है 5 लाख रुपए की लिमिट का, तो इससे करीब 20 लाख निवेशकों को, यानी जो डीमैट होल्डर्स हैं, उनका डीमैट का जो मेंटेनेंस का सालाना मेंटेनेंस का खर्चा है वो बचेगा और इससे उन्हें फ़ायदा होगा। हालांकि ये शुरुआती चर्चा है और इस पर अभी और बातचीत होगी और उसके बाद अंतिम नियम बनेंगे। सेबी की जो दलील है वो ये कि 2012 में जब ये नियम लाया गया था 2 लाख रुपए की लिमिट का, उस वक्त जो मार्केट यानी सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही काफ़ी नीचे के स्तर पर थे और आज काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। तो ऐसे में इस मियाद में जो सिक्योरिटीज़ हैं उनकी भी वैल्यू बढ़ी हैं, इसलिए 2 लाख की जो लिमिट है इसकी समीक्षा करने की ज़रूरत है। और आपको बताएं, जी बिजनेस की मुहिम का असर एक बार फिर देखने को मिला है। डब्बा ट्रेडिंग मामले में आज मुंबई पुलिस ने गुजरात के सूरत से एक और सब ब्रोकर को गिरफ्तार किया है। पूरी खबर पर डिटेल्स के साथ हमारे साथ संवाददाता सौरभ पांडे है। सौरभ, डब्बा ट्रेडिंग खबर के बाद एक बड़ा एक्शन हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। इस बार जो गिरफ्तारी हुई है, कहां पर हुई है, कैसे हुई है, क्या मोडिस ऑपरेंडी थी? जी बिल्कुल, एक बार फिर जी बिजनेस की मुहिम जो है वो रंग लाती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से जो है इन्वेस्टर अवेयरनेस को लेकर और निवेशकों के हित में लेकर जी बिजनेस ने हमेशा जो है मुहिम चलाई है, ताकि जो भी भोले भाले इन्वेस्टर्स हैं वो किसी फर्जी स्कीम्स के चक्कर में ना फंस जाए। उसी तरह से जो है मुंबई में जो है एक फर्जी शेयर बाजार चलाया जा रहा था, जिसको हम डब्बा ट्रेडिंग के नाम से भी जो है जान सकते हैं। अगर बात की जाए पुलिस की, जब पुलिस ने अब जो है रिसेंट में जो गिरफ्तारी की है वो है जहां पर गुजरात के सूरत से जो है भूपेन नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि ये जो व्यक्ति है वे जो है ट्रेड ऐप के जरिए जो है ट्रेड करवाता था और उस पर जो है 3% का कमीशन लेता था। इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो फर्जी शेयर बाजार है, इसका अगर टर्नओवर की बात की जाए तो टर्नओवर करीब 4,600 करोड़ का जो है वो पाया गया था। इसके बाद जो है जी बिजनेस ने मुहिम चलाई थी कि किस तरह से जो है ऐसे गिरोह का जो है पर्दाफाश किया जाए और जो भोले वाले निवेशक है उनका जो है मेहनत का जो पैसा है वो किसी भी तरह से व्यर्थ ना जाए, वो देखते हुए जी बिजनेस ने मुहिम चलाई थी और हमारी मुहिम जो है रंग लाती हुई नजर आई है। पुलिस का कहना है कि इसके जो तार हैं ये जो है अभी तक मुंबई और गुजरात तक जो है वो देखने को मिले और हो सकता है कि आने वाले समय में जो है और भी जो है इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी स्पीड बढ़ाई जाएगी और इसके जो है आने वाले समय में और भी गिरफ्तारियां जो है वो देखने को मिलेगी। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात इसमें से अभी निकल कर आ रही है, मुंबई पुलिस उस व्यक्ति की खोज में लगी हुई है जो इस ऐप को, जो मूडी नाम के ऐप को जो है ऑपरेट करता था, जो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता था, क्योंकि पूरा जो खेल है वो इस एप्लीकेशन के जरिए ही खेला जाता था। और पुलिस जो है इस जांच में जुटी हुई है और उम्मीद है कि आने वाले समय में जो है इस व्यक्ति को जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार किया जाएगा और भोले वाले निवेशकों का जो पैसा है वो लौटाने की तैयारी की जाएगी। बिल्कुल सौरभ, गिरफ्तारी तो हुई है। एक और थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से ऐप के जरिए बेवकूफ बनाया जाता था, कितने लोग हैं जो इसकी जद में आए, क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? जी आपको बता दें कि जिस समय जो है ये गिरफ्तारी की गई थी शुरुआत के समय में, तो उस समय जो है ये ऐप के बारे में पता किया गया था। जब पुलिस ने इस पर रेड की थी तो वहाँ पर जो है NSE और MCX के जो अधिकारी हैं वो मौजूद थे। उन्होंने पुष्टि की कि ये जो ऐप है ये पूरी तरह से
फर्जी है और एक अलग तरीके से जो है इसको एक मार्केट की तरह जो है प्रेजेंट किया जा रहा था और वहाँ पर इसकी ट्रेडिंग की जा रही थी। इसके अलावा अगर बात करें इसके टर्नओवर की तो करीब 4,600 करोड़ का टर्नओवर जो सिर्फ करीब 3 महीने के अंदर का जो है ये बताया जा रहा था, जिसके साथ ही सरकार को, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार के रेवेन्यू के ऊपर जो है करीब 2 करोड़ रुपए का जो है नुकसान वो देखने को मिला था। जिसके बाद जो है अब पुलिस ने अपनी छानबीन जो है वो आगे बढ़ाई। उसके बाद कुछ समय पहले जो है, आज से करीब 1 हफ्ते पहले जो है और 2 से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 5 लोगों की हो गई थी। जब इंक्वायरी को आगे बढ़ाया गया तब जो है अब इसके तार जो है गुजरात तक देखने को मिले हैं, जहां से ये भूपेन नामक शख्स को जो है गिरफ्तार किया गया था। जी बिजनेस ने पहले ही अपने दर्शकों को बता दिया था कि ये जो दायरा है वो न सिर्फ महाराष्ट्र में होगा छानबीन का, वो कई और दूसरे राज्य में भी होगा और हो सकता है कि शायद इसके जो तार हैं वो विदेशों तक भी जो है जुड़े हुए हो। लेकिन अभी सबसे पहली बात जो ये आ रही है निकलकर, मुंबई पुलिस उस व्यक्ति के तलाश में है जो इस मूडी नाम के ऐप को जो है टेक्निकल सपोर्ट देता था, इस ऐप को डेवलप किया है और जो भोले भाले निवेशक है उनके पैसे को जो है वो यहाँ से वहाँ प्ले करने के लिए लिया जाता था। जी बिजनेस का जो है हमेशा से सामने आई है, उस पर जानकारी देने के लिए सौरभ आपका बहुत धन्यवाद करेंगे कि किस तरीके से इस पूरे मामले में जी बिजनेस ने आवाज उठाई और उसके बाद एक एक करके इसमें गिरफ्तारियां सामने आ रही हैं। बहुत धन्यवाद आपका सौरभ। आइए आपको बताएं, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। पहले दिन ही आईपीओ दुगने से ज्यादा भर गया। 500 करोड़ रुपए के इस आईपीओ में 14 जुलाई तक पैसे लगाए जा सकते हैं। कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड 23 से 25 रुपए तय किया है। इस इशू के तहत 600 शेयरों के लॉट में बोली लगा सकते हैं। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने बड़े लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की सलाह दी है। इस आईपीओ में पैसा लगाने की राय है दीप, और पैसा आपको लिस्टिंग गेन के लिहाज से भी लगाना है और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी लगाना है। दोनों ही लिहाज से आप पैसा लगा सकते हैं। बड़े लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि दोनों के लिए लगाना है। क्यों लगाना है, पहले मैं कुछ अच्छी चीज़ें जो इसकी बता दूं। पहली चीज़ तो है कि प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जो सीएमडी है गोविंद सिंह साहब, उनका बड़ा ज़बरदस्त अनुभव रहा है और सारे बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कामकाज करने का, और 10 साल से उत्कर्ष का भी कमान संभाल कर वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक प्रोमोटर्स को लेकर जो कंफर्ट कॉन्फिडेंस चाहिए, और स्पेशली बैंकिंग वाला मामला ऐसा है जहाँ पर प्रोमोटर्स के बैकग्राउंड की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। जिस स्पेस में ये बैंक है वहाँ पर माइक्रो फाइनेंस में, एसएमईज, एमएसएमईज में ग्रोथ के मौके बहुत ज़्यादा हैं। एक तो उस स्पेस में, और दूसरा जिस ज्योग्राफी में है, ज़्यादातर बिजनेस इनका बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और उसके साथ छत्तीसगढ़ वगैरह उस तरफ है, उत्तराखंड, तो वहाँ पर भी ग्रोथ के मौके काफ़ी ज़्यादा है। अभी तक वो उस एरिया में माइक्रो फाइनेंस में और उसमें अभी भी स्कोप काफ़ी बड़ा है। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन से जो दूसरे पीएस लिस्टेड है उसके मुकाबले में थोड़ा सस्ता इन्होंने प्राइसिंग किया, ये अच्छा किया है। तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशंस ठीक है, या अपसाइड आपके लिए थोड़ी बनती है। नेगेटिव्स क्या है, थोड़े बहुत हैं नेगेटिव। एक तो ये कि इनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग है, जो सी बैंक्स का धंधा कैसा है, आप उधार पैसा लेते हैं और उधार देते हैं, बीच का जो मार्जिन है वो आपकी कमाई है। तो ये जो उधार ले रहे हैं उसकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है इनकी स्मॉल फाइनेंस बैंक में सबसे हाईएस्ट है। जो बड़ा प्रॉफिट में जंप आया वो पिछले साल में, वित्त वर्ष 2023 की अर्निंग पे 400 करोड़ एकदम से प्रॉफिट किया, 60 करोड़ से 400 करोड़। तो मुझे हमेशा जब भी आईपीओ आने के पहले एकदम से बड़ा जंप आता है तो मैं थोड़ा सावधान होता हूँ। है नेगेटिव छोटे मोटे, लेकिन पॉजिटिव्स ज़्यादा हैं। और बैंक्स के केस में क्या है, भले ऐसे प्रॉफिट जंप होकर आए भी, आरबीआई की नज़र तो है ही है ना, छोटा आईपीओ 500 करोड़, सिर्फ 500 करोड़ का आईपीओ, 25 रुपये का भाव है। अब मतलब आप ये और लाइफ हाई पे आ रहे हो, अब इसको जितनी मर्जी आए उतना भरे, कौन रोकने वाला है? एग्जैक्टली, करेक्ट, एग्जैक्टली। मतलब इसमें नो ब्रेनर है ना, जिसको लगी उसकी लॉटरी। तो उस हिसाब से भरना ही भरना है, बढ़ना ही बढ़ना है। तो सब लोग लगाएंगे, वो नहीं तो बड़े लिस्टिंग गेन भी बनेंगे और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी ठीक है। 14 जुलाई को जब घड़ी में दोपहर के 2:35 हो रहे होंगे, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। चांद के लिए भारत का मिशन चंद्रयान 3 उड़ान भरेगा। 2019 की असफलताओं को भुलाकर इसरो ने इस बार चांद पर भारत को पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीदों को साथ लेकर परसों इसरो का रॉकेट उड़ान भरने को तैयार है। The communications from the lander to ground station was lost. चार साल पहले के आंसू और कसक को भूलकर अब भारत एक बार फिर
चांद जीतने के लिए निकलने वाला है। जुलाई की ऐतिहासिक तारीख करीब है जब आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इतिहास लिखा जाएगा। इसी दिन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष के लिए भेजा जाएगा। लॉन्चिंग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इन तैयारियों को परखने के लिए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो रिहर्सल भी कर चुकी है और रिहर्सल 100% सक्सेसफुल रही। ये चंद्रयान 3 भारत के करोड़ों लोगों की उम्मीदों को समेटे सीना ताने श्रीहरिकोटा में डटा है। 4, 3, 2, 1, 0। साल 2019 में चंद्रयान 2 का मिशन अपनी सफलता के बेहद करीब था। लेकिन कुछ मिनट पहले ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई और इसरो का चांद पर पहुंचने का सपना अधूरा रह गया था। चंद्रयान 3 मिशन को भारत के लिए काफी अहम माना जा रहा है। चंद्रयान 3 कई लक्ष्यों के साथ चांद की ओर उड़ान भरेगा। चंद्रयान चांद की सतह पर क्या क्या करने वाला है, खुद इसरो चीफ से सुनिए। महज 615 करोड़ की लागत से तैयार चंद्रयान 3 के जरिए भारत इतिहास रचने के करीब है। अगर इस बार चांद की सतह पर भारत के निशान पहुंच गए तो दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर भारत में पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश ने बर्बादी मचाई है। दिल्ली में तो बाढ़ के कारण 45 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। हिमाचल प्रदेश में अब बाढ़ का पानी धीरे धीरे नीचे उतरने लगा है, जिसके बाद तबाही की तस्वीरें और ज्यादा नजर आने लगी हैं। उधर देवभूमि उत्तराखंड में अभी भी बारिश लोगों को डरा रही है। देखिए पहाड़ पर मानसून का खौफनाक मंजर। बारिश के बाद पहाड़ पर नदियों का ऐसा ही हाल होता है। इस डैम से निकल रहा पानी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। उत्तराखंड के धारचूला में बारिश पहाड़ों के लिए काल साबित हो रही है। पहाड़ ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। चमोली में भी पहाड़ों पर रहना खतरनाक हो गया है। यहाँ के कच्चे पहाड़ तिनके की तरह गिर रहे हैं। भारी बारिश के कारण हरिद्वार के लक्सर में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाजार में 2 से 2.5 फीट तक पानी भर गया है। सड़क और तालाब में कोई अंतर ही नहीं समझ आ रहा है। उत्तराखंड में मूसलाधार मुसीबत अभी कम नहीं होने वाली। अगले 4 दिनों तक रुक रुक कर या फिर तेज रफ्तार से बारिश होती रहेगी। इस बीच हिमाचल प्रदेश में अब बारिश से राहत है, लेकिन बाढ़ खत्म होने के बाद अब जगह जगह बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। कुदरत के ट्रिपल अटैक से हिमाचल प्रदेश में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। आसमान से बरसे पानी से जहां कई इलाकों में बाढ़ आई हुई है, वहीं पहाड़ों पर तेज बारिश की वजह से लैंडस्लाइड भी हो रहा है। अब आप कुल्लू की इन तस्वीरों को देख लीजिए। बाढ़ यहां तबाही के ऐसे निशान छोड़ गया है जिसे भूल पाना आसान नहीं है। कुल्लू में कई जगहों पर हाईवे धंस गया है। सेब के बगीचे डूब गए हैं। यहाँ भी कई पर्यटक कुछ दिनों से फंसे हैं। हम लोग कुल्लू के लिए लेह के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में यहाँ पर हम लोग 3 दिन से फंसे हुए हैं। आगे का रास्ता ही बंद है, सड़क सब टूटी हुई है। कल से तो बहुत कम है। कल से तो 50% लग रहा है। कल जब हम लोग यहाँ पर खड़े भी नहीं रह पा रहे थे, यहाँ पर डर लग रहा था। आज ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ तक पानी था। कितने बंदे फंसे हुए हैं यहाँ पे? हमारे होटल में देखे तो हम लोग 11 बंदे हैं। हिमाचल प्रदेश के कसोल के एक होटल में 26 पर्यटक पार्वती घाटी के उफान में फंसे रहे। बताया जा रहा है कि होटल की पहली मंजिल तक पार्वती नदी का पानी भर गया। कसोल में फंसे लोगों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ट्वीट करके बड़ी जानकारी दी है।
शिमला में भारी बारिश के बाद अब पीने के पानी की दिक्कत बढ़ गई है, क्योंकि शिमला में जहां से पानी की सप्लाई होती है वो जगह पानी में डूबा हुआ है। हिमाचल सरकार के लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती है करीब 1300 सड़कों को ठीक कर उन पर यातायात फिर से बहाल करने की। साथ ही उन टूटे हुए पुल को दोबारा तैयार करने की चुनौती है जो बाढ़ में बह गए हैं। पहाड़ पर तो मुश्किल है ही, मैदानी इलाकों में भी बारिश मुसीबत लाई है। पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तान सीमा से लगे बॉर्डर पानी में डूबे हुए हैं। बॉर्डर के इस पार और उस पार दोनों तरफ पानी ही पानी है। फिरोजपुर में आई इस बाढ़ की वजह है पाकिस्तान। पाकिस्तानी सीमा में बाढ़ के कारण डैम टूट गया है, जिसकी वजह से भारतीय इलाकों में भी पानी आ गया। गांव में फंसे लोगों को सेना सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गोलगप्पे खाना किसे पसंद नहीं होता। भारत में हर जगह स्ट्रीट फूड के तौर पर आपको गोलगप्पों के तमाम ठेले स्टॉल्स मिल जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम पानी पूरी का जिक्र क्यों कर रहे हैं। दरअसल गूगल आज दक्षिण एशिया स्ट्रीट फूड का जश्न मना रहा है। 2015 में आज ही के दिन यानी 12 जुलाई को मध्य प्रदेश के इंदौर के एक रेस्टोरेंट ने 51 अलग अलग तरह की पानी पूरी को सर्व करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और यही कारण है कि आज गूगल ने पानी पूरी का डूडल बनाया और अपने यूजर्स को मजेदार टास्क भी दिए।